नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 में पाठ 10 नेताजी का चश्मा जो स्वयं प्रकाश जी द्वारा रचित है पढ़ेंगे। स्वयं प्रकाश जी का जन्म सन 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। स्वयं प्रकाश जी ने वसुधा पत्रिका का संपादन भी किया। उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी और संधान उल्लेखनीय है। उनके बीच में विनय और ईंधन उपन्यास चर्चित रहे हैं। उन्हें पहल सम्मान, बनमाली पुरस्कार, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार आदि पुरस्कारों से पुरस्कृत किया जा चुका है। स्वयं प्रकाश जी मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे चित्रकार रहे हैं और उन्होंने अपनी कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना और सामाजिक जीवन में जाति, संप्रदाय और लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार विरोध का स्वर भी उठाया है। रोचक किस्सा गोई अर्थात कहानी शैली में लिखी गई उनकी कहानियां हिंदी की वाचिक अर्थात मौखिक परंपरा को समृद्ध करती हैं। पाठ का सार: चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सबसे प्रेम करने और इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। नेताजी का चश्मा कहानी कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है, बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल हैं। नेताजी का चश्मा मूल पाठ आता है। हालदार साहब को नेताजी का चश्मा। हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता है। हालदार साहब कोई व्यक्ति है, पुल्लिंग संज्ञा है हालदार, जिसका मतलब हवलदार भी होता है और यहाँ पर नाम दिया गया है हालदार साहब है, जिनको हर 15 दिन अपने कंपनी काम से सिलसिले से क्या करना होता था, किसी कस्बे से गुजरना पड़ता था। अब कस्बा जो था बहुत बड़ा नहीं था, जिसे पक्का मकान कहा जा सके वैसे कुछ ही मकान और जिसे बाजार कहा जा सके वैसा ही एक ही बाजार था उस कस्बे में। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल और एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमाघर, ओपन एयर मतलब खुले हुए सिनेमाघर जिनमें मतलब पक्के नहीं थे सिनेमाघर, और एक ठो माने एकमात्र नगर पालिका भी थी, यानी कि वह कस्बा नगर पालिका क्षेत्र था। नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। नगर पालिका काम कराती है, कभी कोई सड़क पक्की करवाती, नगर पालिका ने कभी सड़क पक्की करवा दी, कभी कुछ पेशाब घर या टॉयलेट वॉशरूम बनवा दिए, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दी, कबूतरों के दाना चुगे की व्यवस्था करा दी, तो कभी कभी सम्मेलन करवा दिया। ये नगर पालिका के काम थे। और इसी नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने, एजुकेटिव ऑफिसर ने एक बार शहर के मुख्य बाजार, इस कस्बे का जो मुख्य बाजार है उसके मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी, यानी कि पत्थर की एक मूर्ति उस कस्बे के मुख्य बाजार में नगर पालिका ने लगवा दी। यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है बच्चों, बल्कि उसके भी एक छोटे से हिस्से के बारे में, मतलब जो मूर्ति लगी सुभाष चंद्र बोस की, उस मूर्ति के एक छोटे से हिस्से के बारे में हम ये कहानी पढ़ रहे हैं, नेताजी का चश्मा। दूसरा पैराग्राफ। पूरी बात तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने और अच्छी मूर्ति की लागत मतलब खर्चा, अनुमान मतलब अंदाज, और उपलब्ध बजट मतलब जितना पैसा है उससे कहीं बहुत ज्यादा होने के कारण काफी समय ऊहापोह का मतलब दुविधा या असमंजस और चिट्ठी पत्रों में बर्बाद हुआ होगा, ऐसा अनुमान स्वयं प्रकाश जी लगा रहे हैं। और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त होने, बोर्ड मतलब नगर पालिका में जो राजनीतिक पार्टी है उस बोर्ड की शासन अवधि मतलब समय सीमा समाप्त होने की घड़ियों मतलब समय में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया गया होगा, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है लेखक के द्वारा बच्चों, कि ऐसी कुछ परिस्थितियां रही होंगी जिसके कारण से उस कस्बे के स्थानीय कलाकार को मूर्ति बनाने का जिम्मा दिया गया। और अंत में कस्बे के इकलौते मतलब अकेले हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी,
नाम नहीं पता, लेकिन ऐसा कहा गया, इमेजिन कर लीजिए उनका नाम क्या है ड्राइंग मास्टर का, मोतीलाल जी, जो इस कस्बे के हाई स्कूल के अकेले टीचर हैं, को ही यह काम सौंप दिया गया होगा जो महीने भर में, और वो ड्राइंग मास्टर जी मोतीलाल जी ने भी ये वादा किया होगा कि महीने भर में मूर्ति बनाकर मैं आपको दे दूंगा, ऐसा विश्वास दिलाया था, ऐसा लेखक बता रहे हैं। पटक देना, उन्होंने कहा था कि महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे कि मैं किसी प्रकार से 1 महीने में ये जो मूर्ति आप बनवाना चाहते हैं सुभाष चंद्र बोस की, मैं बना करके आपको दे दूंगा, ऐसा अनुमान लेखक के द्वारा किया जा रहा है और हमें बताया जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। जैसा कि कहा जा चुका है, मूर्ति संगमरमर की थी। संगमरमर सभी जानते हैं बच्चे, पत्थर से बना हुआ होता है। टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची जो मूर्ति बननी है, तो टोपी की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची, जिसे कहते हैं बस्ट। अर्थात बस्ट में क्या होता है कि सिर से लेकर और बस्ट तक, सीने तक की जो मूर्ति होती है उसे बस्ट कहते हैं। और मूर्ति सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम और कम सिन। मासूम मतलब उनके चेहरे पर सॉफ्टनेस थी, और कम सिन मतलब होता है सुंदर लग रहे थे। फौजी वर्दी में मूर्ति को देखते दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो वगैरह याद आने लगे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारत को आजाद कराने के लिए दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो ये नारा दिया था। तो लेखक भी कहते हैं कि ये नारे उस समय मूर्ति को देखते याद आने लगे थे। इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। लेखक कह रहे हैं यह एक सफल और सराहनीय प्रयास था कि मूर्ति को देखते ही नेताजी के द्वारा दिए गए जो नारे थे, दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो, याद आ रहे थे। केवल एक चीज की कसर थी, कमी थी, जो देखते ही खटकती थी, मतलब जिसको देखते ही क्या बुरा लगता था, चश्मा नहीं था। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था, यानी पत्थर की मूर्ति पर पत्थर का चश्मा नहीं था। एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम मूर्ति को पहना दिया गया था। हवलदार साहब जब पहली बार इस कस्बे से गुजरे और चौराहे पर पान खाने रुके, तभी उन्होंने इसे लक्षित किया। लक्षित मतलब देखा कि मूर्ति पर चश्मा है तो किस प्रकार का है, और उनके चेहरे पर एक कौतुक भरी मुस्कान फैल गई। कौतुक मतलब भेद भरी हुई, उत्सुकता भरी हुई कि भाई ऐसी क्या बात है, वाह भाई यह आइडिया भी ठीक है। मूर्ति पत्थर की लेकिन चश्मा रियल मतलब वास्तविक। जो चश्मे हम पहनते हैं वैसे ही चश्मा लगा हुआ था कि मूर्ति तो पत्थर की लेकिन चश्मा कैसा है, रियल मतलब वास्तविक है। जीप कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई, तब भी हवलदार साहब इस मूर्ति के बारे में ही सोचते रहे और अंत में इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए। कौन सा प्रयास? कि किस प्रकार से वो एक देशभक्त का सम्मान करते हैं। महत्व मूर्ति के रंग रूप या कद का नहीं, उस भावना का है, वरना तो देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ। दूसरी बार जब हवलदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। ध्यान से देखा तो पाया कि चश्मा दूसरा है। अब की बार चश्मा बदला हुआ था। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हवलदार साहब का कौतुक मतलब उत्सुकता और बढ़ी। वाह भाई क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े नहीं बदल सकती लेकिन चश्मा तो बदल ही सकती है। तीसरी बार फिर नया चश्मा था। हवलदार साहब की आदत पड़ गई हर बार कस्बे से गुजरते समय चौराहे पर रुकना, पान खाना और मूर्ति को ध्यान से देखना। एक बार जब कौतूहल दुर्दम्य हो उठा, मतलब अपनी उत्सुकता को शांत नहीं कर पाए, दमन नहीं कर पाए, दुर्दम्य मतलब शांत नहीं कर पाए, तो पान वाले से ही पूछ लिया, क्यों भाई क्या बात है, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है? पान वाले से उन्होंने पूछा, वे नेताजी का चश्मा कैसे बदल जाता है? पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूसा हुआ था। वह एक काला मोटा और खुश मिजाज आदमी था, खुश रहने वाला था। खुश था वह कौन? पान वाला। हवलदार साहब का प्रश्न पूछकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। आंखों ही आंखों से मतलब उसने हंसी आई उसकी तौन थिरकी, मतलब उसके पेट मोटा था, पेट हिला। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी लाल काली बत्ती सी, मतलब जो दांत थे उसके कैसे हो रहे थे, लाल और काले, पान खाने का कारण से दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। क्या करता है कैप्टन चश्मे वाला? जो नेताजी के जो चश्मा है मूर्ति पर, उसे
कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। ऐसा किसने बताया? उस पान वाले ने बताया। फिर हवलदार साहब ने पूछा क्या करता है? हवलदार साहब कुछ समझ नहीं पाए, वे क्या करता है? वो चश्मा चेंज कर देता है, पान वाले ने समझाया। तो चश्मा कौन चेंज करता है? कैप्टन चश्मे वाला। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हवलदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। कोई गिराक आ गया, समझो, गिराक मतलब ग्राहक, उसके चौड़े चौखट चाहिए और उसको क्या चाहिए? चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए। तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया। उधर मतलब उधर दूसरा बिठा दिया, मतलब लगा दिया। मतलब जो चश्मा मूर्ति पर लगाया गया है, कैप्टन चश्मे वाले ने, अगर कोई ग्राहक उसे मांगता है तो वह उस चश्मे को उतार कर दे देता है और फिर उसकी जगह कोई दूसरा चश्मा और उसका फ्रेम लगा देता है। अब हवलदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला है जिसका नाम क्या है? कैप्टन है। उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, बल्कि आहत करती है। आहत मतलब उसे परेशान करती है, उसे चोट पहुंचती है, मानो चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो, ऐसा वो समझता है। इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। यानी कि कैप्टन चश्मे वाला क्या काम करता है बच्चों? चश्मे बेचने का काम करता है। उसकी छोटी सी दुकान है और उसमें जो चश्मे उसके पास हैं उनमें से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और उसे वैसे ही फ्रेम की दरकार मतलब आवश्यकता होती है जैसा मूर्ति पर लगा है, तो कैप्टन, नेक्स्ट पेज, चश्मे वाला मूर्ति पर लगा फ्रेम संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता है और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता है। वाह भाई, खूब, क्या आइडिया है। लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हवलदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल मतलब वास्तविक चश्मा कहाँ गया? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था। दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी। वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तौन थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक, कत्था लगाता है पान जो लगाते हुए, उसकी डंडी को फेंक, पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी। पीक मतलब पान को खाने से जो लार बनती है, लार, उसको थूका और मुस्कुराया। मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। मतलब पान वाले ने बताया कि जो मास्टर जिसको ये मूर्ति बनाने का काम दिया गया था, वह मूर्ति पर चश्मा लगाना भूल गया, बनाना भूल गया। जो पत्थर का चश्मा बनना था वह उसको बनाना भूल गया। पान वाले के लिए एक मजेदार बात थी, लेकिन हवलदार साहब के लिए चकित और द्रवित करने वाली, चकित मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाली और उनके मन को पिघला देने वाली थी। यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। क्या सोच रहे थे? कि मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। वो जो सोच रहे थे, उन्होंने सोचा था भाई ऐसी मूर्ति बनाई गई होगी, ऐसा हुआ होगा, ऐसी परिस्थिति रही होगी और कस्बे के इकलौते हाई स्कूल के इकलौते ड्राइंग मास्टर ने मूर्ति बनाई होगी। तो ऐसा ही उस मूर्ति के नीचे लिखा हुआ था, मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल। वाकई जो कस्बे का एक अध्यापक था, बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा, जो पहले अनुमान किया था, पाठ में शुरू में भी आया था। फिर बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा, पारदर्शी मतलब जिसमें से आर पार देखा जा सके, ट्रांसपेरेंट चश्मा कैसे बनाया जाए, कांच वाला, यह तय नहीं कर पाया होगा या कोशिश की होगी और असफल रहा होगा, या बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा क्या हो गया होगा, टूट गया होगा, या पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। उफ। और इस प्रकार से हवलदार साहब पान वाले से बात सुनकर बड़े आश्चर्यचकित और द्रवित हुए और उन्होंने कल्पना की कि ऐसा हुआ होगा, तभी इस मूर्ति पर, इस बस्ट पर वास्तविक चश्मा या पत्थर का चश्मा या कांच का चश्मा नहीं है। हवलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था। कौतुक का मतलब उत्साह भरा हुआ, भेद भरा हुआ, रहस्य भरा हुआ था। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। जीप की तरफ कौन चले? हवलदार साहब। और वो किसकी ओर नतमस्तक हुए? कि चश्मा वाला वास्तव में देशभक्त है, जो किस प्रकार से हमारे देशभक्तों का ख्याल रखता है, ध्यान रखता है। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही है? और आजाद हिंद फौज की स्थापना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का भी सहयोग रहा, और इसलिए पूछा भाई उनके साथ का कोई सैनिक तो नहीं है? पान वाला नया पान खा रहा था।
पान पकड़े, अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा। पान खाने वाला था, तभी उसने पान खाने से अपने आप को रोका और थोड़ी दूर से, और फिर क्या किया, हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती से दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। बताया भाई कैसा है, कैप्टन चश्मे वाला लंगड़ा है और वह पागल है, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। और ऐसा भी पान वाले ने उसकी थोड़ी मजाक करते हुए और हवलदार साहब को बताया कि उसकी कहीं अखबार में फोटो भी छपवा दो कि किस प्रकार से वह एक देशभक्ति का काम करता है, ऐसा बताया। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए। अवाक का मतलब आश्चर्यचकित हो गए, कुछ बोल नहीं पाए, स्तब्ध रह गए। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगा, एक हाथ में एक छोटी संदूकची मतलब संदूक, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था। ये उसका शारीरिक सौष्ठव बताया गया है बच्चों कि कैप्टन चश्मे वाला एक बूढ़ा और मरियल सा लंगड़ा आदमी है जिसके सिर पर गांधी टोपी है और आंखों पर काला चश्मा है, और उसके एक हाथ में छोटी सी संदूक है, जैसा कि आप चित्र में भी देखेंगे, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था, और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, विस्मय आदि बोधक चिन्ह लगा हुआ है। हवलदार साहब को पता लगा कि इसके पास दुकान भी नहीं है। फेरी लगाता है, ये फेरी लगाकर अपने चश्मे बेचता है। हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदले हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े बड़े कांच वाला गोगो चश्मा, जो बड़े कांच वाला जो चश्मा होता है जिसे हम गोगल कहते हैं, और गोगो भी उसे कहा गया है, गोगो चश्मा। पर मतलब ये चश्मे किस्म बताई गई हैं कि कौन कौन से चश्मे वह चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति पर लगाता था, पर कोई न कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, और जब हवलदार साहब जब भी उस कस्बे से गुजरते तो उस मूर्ति पर जो चश्मे थे उनको देखकर हवलदार साहब को बड़ा आश्चर्य भी होता, उत्सुकता भी होती और खुशी भी होती। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। एक बार फिर हवलदार साहब उसी कस्बे से गुजरे तो बच्चों क्या देखते हैं कि उस मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। कौन कैप्टन? कैप्टन चश्मे वाला। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। जब कैप्टन चश्मे वाला मर गया ये बात हवलदार साहब ने सुनी तो उन्हें भी बड़ा दुख हुआ और चुपचाप कुछ देर के लिए खड़े रहे और फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते, क्या सोचते, कौन सोचते? तो हवलदार साहब सोचते, क्या सोचते, मतलब कि भाई किस प्रकार से ऐसा हुआ, और बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का, उस जाति का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है। होम देना मतलब शहादत देने वाले, बलिदान देने वालों पर भी हंसती है। मतलब ऐसे देशभक्त जो देश के लिए अपना घर छोड़ देते, अपना परिवार छोड़ देते, अपनी जवानी अपनी जिंदगी सब कुछ देश के लिए क्या कर देते हैं, हवन कर देते हैं, शहीद हो जाते हैं, उन पर भी ऐसे इस देश में लोग हैं जो क्या करते हैं, उनकी हंसी बनाते हैं, उनका मजाक बनाते हैं और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढते हैं, और अपने लिए बिकने के लिए और अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के अवसर जो ढूंढते हैं, बिकने के मौके कि हम प्रसिद्ध हो जाएं बिना कुछ किए हुए।
दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कौन गुजरे? हवलदार साहब। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठापित होगी। जैसे वो कस्बे में घुसे तो उन्हें क्या हुआ कि ख्याल आया उससे पहले ही कि कस्बे की हृदय स्थली माने उस मुख्य चौराहे पर सेंटर में केंद्र में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। मतलब अनुमान कर में मूर्ति तो आज भी वही होगी, लेकिन उस पर क्या नहीं होगा? चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। जब कैप्टन चश्मे वाला मर गया तो हवलदार साहब के मन में बच्चों ख्याल आया कि शायद मूर्ति तो जरूर होगी, लेकिन उस पर कोई चश्मा लगाने वाला अब शायद ही कोई होगा। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे। कहां पर? उस मूर्ति के पास, उस पान वाले के पास, चौराहे पर। मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। क्यों नहीं रुकना चाहते थे? क्यों? उनका मन बड़ा निराश था और इसलिए वो वहां रुकना नहीं चाहते थे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें, कभी कभी हम क्या हो जाते हैं? आदत से मजबूर हो जाते हैं, लाचार हो जाते हैं, न चाहते भी रुक जाते हैं, देख लेते हैं। मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। जिसे बचना चाहते थे वहां पर अचानक से उनकी आंखें उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे। जैसे ही जीप उधर से निकल रही थी उनकी नजर उस मूर्ति पर पड़ी तो चीखे, रोको। अपने ड्राइवर से कहा रोको। किसको रोको? जीप को। जीप स्पीड में थी, ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते लोग देखने लगे। क्या देखने लगे? कि इतनी तेजी से जीप के ब्रेक क्यों लगाए गए, क्या बात हुई? जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके। जीप रुकी नहीं, उससे पहले जीप से कौन उतर गए? हवलदार साहब उतर गए और तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अटेंशन मतलब सावधानी में खड़े हो गए, यानी कि शायद उन्होंने उस मूर्ति के सामने क्या किया? सैल्यूट किया, नतमस्तक हुए और अटेंशन में खड़े हो गए। और ऐसा क्यों हुआ? मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा चश्मा रखा हुआ था। सरकंडा सीक से बना हुआ, घास से बना हुआ। क्या था? एक सीक से बना एक छोटा चश्मा रखा हुआ था मूर्ति की आंखों पर। यानी कि जैसा हवलदार ने सोचा था उसके उलट आज भी जिस दिन वो उस कस्बे में गए उस मूर्ति पर सीक से बनाया हुआ चश्मा था। जैसा बच्चे बना लेते हैं, बच्चे खेल खेल में क्या बना लेते हैं? सीक से जैसे क्राफ्ट बना लेते हैं, ऐसे चश्मा बना लिया था। और उस चश्मे को कहाँ लगाया हुआ था? नेताजी की आंखों पर लगाया हुआ था। जबकि हवलदार साहब को यह था कि कैप्टन चश्मे वाला मर गया है तो शायद ही किसी में ऐसी देशभक्ति होगी जो सुभाष चंद्र बोस की उस मूर्ति पर चश्मा पहना सके। हवलदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। और जैसा उन्होंने देखा तो हवलदार साहब बड़ी भावुक हो गए थे और इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। तो बच्चों, हवलदार साहब की आंखें जो भरी, शायद उनके मन में ख्याल आया कि आज भी कहीं न कहीं देशभक्ति हमारे देशवासियों में मौजूद है और न केवल बड़े बल्कि बच्चों में भी देशभक्ति की भावना होती है, ऐसा वह बताना चाहते हैं। और साथ ही कहते हैं कि देशभक्ति के लिए कहीं ऊंचे नारे लगाने की या किसी ऐसा कोई काम करने की, यानी कि छोटे काम से भी देशभक्ति हो सकती है। और देशभक्ति के लिए न केवल बड़े बल्कि बच्चे भी बड़े ही सहयोग कर सकते हैं, ऐसा इस पाठ के माध्यम से हवलदार साहब ने बताया है। तो हमें भी प्रेरणा मिलती है इस पाठ के माध्यम से कि हमें भी अपने देश की भक्ति में जरूर कुछ न कुछ सहयोग करना चाहिए और देशभक्ति के अनेक अवसर होते हैं। थैंक यू।